अस्सलाम वालेकुम। पढ़ने खड़े रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खान साहब। ये मेरी ऑनर है कि मैं किसी वक्त आपके दादा फख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी साहब के भी हाथ चूमने का मौका मिला और उनके साथ भी वॉक करने का मौका मिला। उसके बाद बाबा का दौर आया तो सालार मिल्लत कई मरतबा तशरीफ लाए अमेरिका को भी, तो रात में 8 बजे कॉल करते थे, मंजूर मसूद आ जाओ आप अपन लोग बात करेंगे। तो फिर हम लोग 12 बजे रात तक बैठ के आपके चाचा साहब के घर में बातें होती थी। फिर 10 बजे बोलते थे चलो पर बाहर निकलेंगे, तो हम 2-2 घंटे शिकागो में टहलते थे। तो मैं उन खुश नसीबों में से हूँ माशाअल्लाह जो आपके बुजुर्गों के साथ रहा। अल्लाह का फजल व करम है और मैं फख्र करता हूँ कि आप इस अजीमुशान इस तारीखी जमात के सदर हैं। खुदा पाक आपको आला सेहत नसीब फरमा आमीन। और इसकी रहनुमाई है हमेशा आपके हाथों में रहे और अल्लाह पाक हम सबको इस फॉलो करने की तौफीक अता फरमा। मैं एक चीज अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में देखिए एक वक्त था जब हमको महसूस हुआ कि हमको तालीम हिंदुस्तान हैदराबाद में नहीं मिल सक रही, हमको जॉब नहीं मिल सक रहे। तो आज से 60 साल पहले मैं अमेरिका आ गया, 60 साल पहले इसी तलाश में। तो जब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को कई मुकामात के ऊपर तालीम नहीं है, उनको स्कूलों में आने नहीं देते, कॉलेजों में शरीक नहीं हो सकते, मगर उसी मुकाम से हिल रहे नहीं। हैदराबाद को आपने इस कदर रोशन मुकाम बनाया मुसलमानों के लिए कि लाजवाब। अगर सिर्फ आप हैदराबाद को दुनिया के पूरे शहरों से मुसलमान सल्तनों से कंपेयर करें तो आप उससे बेहतर तरीके से हैदराबाद में दवाखाने कायम किए, कॉलेजेस कायम किए और उसको रहनुमाई दिए। तो उसको हिंदुस्तानी मुसलमानों के आप लीडर हैं, कहिए कि हिंदुस्तान के अंदर नक्ल मुकामी तुम हर जगह कर सकते, रोजगार के लिए लोग दुनिया में सफर करते, तुम हैदराबाद चले आओ, करीब चले आओ, अपने सरमायादारों को लोग के हैदराबाद आओ, तुम अपने स्किल्स जो है तुम्हारे घर बनाने के, तुम्हारे बिजनेस के, वो स्किल लेके हैदराबाद को आओ। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को अगर नहीं बढ़ाए और ऐसी स्कैटर्डली गांवों में रहे तो हमारा वोट बैंक कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज मेरी एक गुजारिश है आपसे कि हिंदुस्तान में पूरी आजादी है हमको नक्लो हरकत की, तो वो मुसलमान जो काबिल हैं, काम करने वाले हैं, सरमायादार हैं, वो लोग अपनी अक्सरियत के मुकामात पे आए, नंबर को बढ़ाएं। अगर आज हैदराबाद में इतने एमएलए पार्लियामेंट के मेंबर बन रहे हैं, हमारी तादाद है, इस तादाद को आप दुगनी तिगनी चौथी कर दीजिए। बोलिए कि यूपी में तुम पड़े हुए हैं, एक मेंबर को तुम इलेक्ट नहीं कर सकते। अफसोस की बात है 220 मिलियन का यूपी, उसमें मुसलमान का कोई मुकाम नहीं है। तो आपसे मेरी ये गुजारिश और दरखास्त है कि मुसलमानों को बोलिए कि अगर हमारे पास सरकार दो आलम ने हिजरत फरमाए मक्के से मदीना में, तो क्यों मुसलमान यूपी से हैदराबाद की तरफ नहीं आते? क्यों तकलीफ सदियों से बैठे हुए वही तकलीफ उठा रहे? आप बोलिए कि तुम हैदराबाद के करीब आओ, मेरे को आसानी होगी मिलने में। खान साहब, मैं उनको आसान तरीका दे दिया ना, मैं उनके करीब जा रहा हूँ। मैं उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ मत आओ, मैं आपके करीब आ जाता हूँ और आप लोग जो अपनी जवानी में मेहनत किए वो करो, ताकि नेक्स्ट 30 इयर्स में 40 इयर्स में आपको ये सब चीज़ें जो हम लोग आज इस्टेब्लिश किए, जिसको हम ये जो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBA, MCA, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये सब आप लोगों के इत्तेहाद और कुर्बानियों का नतीजा है। ये ऐसा तो नहीं बने ना,
ये तो इसमें अगर उन इमारतों के एक ईंट को अल्लाह जबान देगा तो बोलेंगे कि भाई इसमें खून शामिल है, कुर्बानियां शामिल है, आंसू शामिल है, एक पॉलिटिकल थॉट उसमें गया, एक विजन था। मैं वही तो बात बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये अचीवेबल चीज है। आप अपने एमएलएस को मुंतखब करिए। इलेक्शन सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ना है, इलेक्शन इसीलिए लड़ना है कि पॉलिटिकल वॉइस हो और हमारा डेवलपमेंट में शेयर हो, और फिर उस पॉलिटिकल पावर के जरिए हम आवाम के लिए कुछ कर सकें। हम नहीं कर पा रहे क्योंकि पॉलिटिकल पावर ही हासिल नहीं करना चाहते। पॉलिटिकल पावर, अच्छा बिहार में 5 जीत के गए हमारे, आप 4 को खरीद लिए। अच्छा आप हंसेंगे कि क्या पैसे लेके खरीदे लोग, मालूम आपको 1-1 करोड़, माने 1-1 करोड़ में बिक गए लोग। अरे बोला दीवाने तेरे, एक मेरे को कोई उनके साथी मिले, बोले नहीं हमारी शर्मिंदगी है, ऐसा है, मजबूरी थी। बोला भाई मजबूरी थी क्या थी मेरे को नहीं मालूम ना, तुम 1 करोड़ में बिकते भाई, कम से कम अगर जलील हो रहे तो कम से कम बढ़ के रकम में जलील होना था भाई। एक तुम्हारी एक उंगली की कीमत में बोले 1 करोड़ हो सकती, तुम तो सब चीज बेच दिए। तो लोग आ रहे जरूर, यूपी के लोग आ रहे, बिहार के लोग हैदराबाद को आ रहे, काम कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे वहां पर, मगर ये आसान काम नहीं है कि सब चीज छोड़ छुड़ा के आ जाना। इट इज बहुत इम्पॉसिबल है वो। और हम तो यही बोल रहे हैं कि वहां पे रहो, आप रह के अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करो आप, और आप में ताकत है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, मीरठ में मंजलिस को 1,60,000 वोट मिले, मेयर के कैंडिडेट सेकंड आया, 11 कॉर्पोरेटर जीते। संभल में चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, सिटिंग एमएलए की वाइफ लड़ी, उन्होंने 4 नवंबर पे चले गए। चेंज आ रहा, जो मगर जो नौजवान जो है ना, जो 20 और 28 साल के हैं वो लोग बदल गए, मगर जो मेरी उम्र के लोग हैं वो अभी भी वही पुराना बेगम अख्तर को सुनना चाह रहे। तो मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता उसको, उनके दिमाग में वही है, नहीं नहीं द ग्लोरी डेज विल कम बैक। द ग्लोरी डेज विल नॉट कम बैक। ग्लोरी डेज को कम बैक करना है तो आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो वैसा हो जाएगा। मेरा भाई ये ख्वाब ये हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। आपको अपने मुकद्दर के फैसले करना है, आपको मेहनत करना है, आपको जुस्तजू करना है। तो वही काम हम कर रहे हैं। कोई दिन नहीं जाता उत्तर प्रदेश में, आप उत्तर प्रदेश की मिसाल दिए ना, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उस जगह से लोग छोड़ के पड़ोसी मुल्क में गए, पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास चला गया, फसादात हुए। लोग सिर्फ आपको बोलेंगे उत्तर प्रदेश के फसाद की बात कर तो बोलेंगे हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ, पीएससी का जुल्म हुआ। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि मुरादाबाद में 1986 में ईद के दिन ईदगाह में 390 मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। 390, 390, कोई नहीं बोलेगा ये। 390 मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने गोलियां मार मार के मुरादाबाद में 390, कोई नहीं बोलेगा। जब मैं मुरादाबाद में खड़े होकर तकरीर करा तो उसके बाद दूसरे दिन मेरे को आपके वॉशिंगटन से 2 बुजुर्ग फोन करके रोए, बोले कि बाबू तकरीर सुने, बोले कि मैं ईद की नमाज पढ़ रहा था, बोले मैं अपने भाई को खोया, मैं 2 भाई मिलकर गए थे, एक ही वापस आया, बोले एक की लाश आई। चलो कम से कम तुमको याद तो है, आप याद भी नहीं करना चाह रहे। आसाम में निल्ली मैसेकर हुआ, 10,000 मुसलमान मारे गए, 10,000, कोई बात नहीं करता। 2002 की आप बात करते, मगर 1970s और 1990 की बात नहीं करता अहमदाबाद की राइट की। यहां पे आपके हमारे फुप्पा है खलील नवाब, उनसे पूछे, उन अहमदाबाद में थे, मैसिव राइट हुआ था। तो हम यही बोल रहे कि भाई
आप पॉलिटिकल अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करिए, अपने नुमाइंदों को रखिए। यकीन है इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं जिंदा तिलिस्मात आपको दे रहा हूं कि हर बीमारी का इलाज हो जाएगा उसमें, बट एक वॉइस तो आपकी होंगी। कोई तो बोलेगा, कोई खड़े रह के लड़ेगा, कुछ नहीं। हद तो यह हो गई कि पार्लियामेंट में 3 मरतबा ट्रिपल तलाक का बिल आया, 3 मरतबा। दारुल देवबंद से फाजिल एक मौलाना है, आज दुनिया में नहीं है। कांग्रेस पार्टी बोली आप नहीं बोलेंगे ट्रिपल तलाक। अरे भाई उन्होंने नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नहीं बोलने दिए मौलाना मरहूम को। आप क्या कौन बोलेगा फिर? कौन बोलेगा? दारुल देवबंद से वहां से फाजिल मौलाना है, आलिम दीन है, आप बोले नहीं बोलना। आप नहीं बोले बेचारे, वो कौन बोलेगा फिर? बोलिए आप। अच्छा, हद तो यह है खान साहब कि जब पार्लियामेंट में तकरीर होती पूरे 20, 18, 16 मुसलमान बैठते। कब बोल रहे तुम? मतलब बोलेंगे नहीं, तुम्हारी बात सुनने बैठे हम। और तकलीफ इस बात की होती कि तकरीर होने के बाद भाई साहब वेरी गुड, अच्छा बोले। मैं कई मरतबा हाथ पकड़ के जज्बाती हुआ ना, भाई आप भी बोलो ना, हम सब मिलके बोलेंगे। बोले नहीं, हमारी पार्टी नहीं देती इजाजत। बोले फिर किस लिए बैठे तुम यहां पर? अब ये अगर बेहाली रहेंगी, ये अगर आप अपनी पार्टी में दबा के रखेंगे अपने लोगों को और नहीं बोलना, तो फिर वो बोलने की जगह है पार्लियामेंट, वो लड़ने की जगह है, वो जिंदा रहने का सबूत देने की जगह है। आप नहीं बोलते वहां पर। तो इसीलिए जब हम ये बातें अपनी तकारीर में, अपने मैसेज में करते, सबको तकलीफ होती। नहीं, अगर एक बार मजलिस जीतेंगी यहां से तो इन्हों हमारी दुकान को बंद कर देंगे। मैं बोला यकीनन बंद करूंगा तुम्हारी दुकान को, क्योंकि तुम्हारी दुकान जब बंद होंगी हमारे घर आबाद होंगे, हमारे मस्जिदें आबाद होंगी, हमारी शरीयत बचेंगी। तुम नहीं चाहते कि हम उस मुकाम पर आ जाए। यही है, हम ये बात को महसूस नहीं करते कि हिंदू समाज में ब्राह्मण है, ठाकुर है, ओबीसी का सेक्शन है, उनके जितना परसेंटेज उनका पॉपुलेशन है उतनी उनकी लीडरशिप है। हमारी लीडरशिप नहीं है। मजहबी क़यादत तो है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई सलफी है, कोई जमात इस्लामी का है, सब है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। अगर ये तमाम लोग ये समझ रहे कि भाई हमारी ये लीडरशिप हमारी ये काफी है, तो नहीं है काफी है। आपको एक पॉलिटिकल वॉइस को पैदा करना पड़ेगा। जो मेहनत आप लोग करके आए थे, जो बीज आप लोग बोझ जमीन में डाल के आए थे, आज सामने दीवाना खड़ा हुआ है आपके। वही तो चीज समझने की जरूरत है हमारे को। आज देखिए, आज नहीं होगा मगर 10 साल के बाद तो होगा ना। 10 साल के बाद तो होगा, कभी तो होगा। मगर अगर यही ऐसा ही रहेगा तो फिर खुदा ना खास्ता एक्सट्रीमिज्म की तरफ लोग ना चले जाए, रेडिकलाइजेशन ना हो जाए, जो हमारे लिए खतरा है, डेंजरस है इस मुल्क के लिए। मगर वो बात ये भी नहीं समझते, वो बात ये भी नहीं समझते। अब सोनिया गांधी जाकर एक जिंदगी भर आरएसएस में डूबे हुए शख्स के लिए कैंपेन करके आए हुबली में, जो आरएसएस का फाउंडर है कर्नाटका में, मगर उन्होंने कांग्रेस में चले गए तो उनके पूरे गुनाह माफ। और हम मुसलमानों की नहीं बल्कि जमहूरियत की बात कर रहे थे, नहीं नहीं इन्हें मिलावा है। अरे कहां मिलावा है? आप उनके लिए गए तो आपको खुश है, ट्रिपल तलाक पे आप बात नहीं करेंगे, आप बताएंगे शरीयत अब हम इनसे सीखना, इस्लाम हम इनसे सीखना, इस्लाम में औरतों के हुकूक हमको नहीं मालूम, आपसे सीखना हम लोगों को। एक अजीब ये चीज हो रही है। तो ये बात समझना चाहिए कि आप एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। आप डेमोक्रेसी में जब रह रहे हैं तो आप अपने घर के खिड़कियों को, दरवाजों को बंद करके नहीं रख सकते। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पॉलिटिकल प्रोसेस में और लड़ना पड़ेगा। वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बनना चाह रहे तो क्या करेंगे? आइए जी, हम पूरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मजलिस हैदराबाद का इलेक्शन पहले हारी, पार्लियामेंट का, दूसरा हारी, तीसरा हारी, चौथा हारी, पांचवा हारी, 6 टाइम, छठी मरतबा सालार 10,000 वोट से जीते। ये जिद्दोजहद करना है ना, लड़ना है।
तो 10,000 से जीते, अब जीतते जीतते यहां तक आ गए और इंशाल्लाह चलता रहेगा सिलसिला। मगर हमारा प्रॉब्लम मुसलमानों का ये है कि जंग से पहले नतीजे का सोचते, अरे हार गए तो क्या होगा मेरे भाई। अरे मेरे दोस्त, जिंदगी में हार होंगी मगर आखिरत में जीतने के लिए तो जिंदगी में लड़ना पड़ेगा ना। नहीं हार गए तो क्या होगा, अरे तुम्हारे को कैसे मालूम हारेंगे, 10 कदम नहीं बढ़ाते, अरे नहीं नहीं साहब डर हो रहा, हार गए तो क्या होगा, अरे हारेंगे भाई जीतेंगे। मगर अगर यही बात आप लोग सोचते तो कुछ होता। तो हारने से डरना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, तो ये कोशिशें करते रहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, मोहम्मद मुनव्वर, मेरा ताल्लुक़ नटराज नगर टप्पा चबूतरे से है। आपके लिए एक अशार, कोई अंदाजा कर सकता है अपने जोर बाजू का, मालूम मेरे को इकबाल का शेर है, मैं सवाल कर दूं कौम की तकदीर। असद भाई आपसे एक छोटा सवाल ये है कि आप तालीमी पसमानदगी की बात कर रहे हैं हैदराबाद, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा हूँ कि अवेसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो है वो सिर्फ इलाक़े तालाब कट्टा चंद्रैन गुट्टा की हद तक क्यों महदूद है, जहाँ पर झिरा जैसा इलाक़ा है, किशनबाग बहादुरपुरा जैसा इलाक़ा है, गोलकुंडा किला जैसे इलाक़े में अवेसी स्कूल ऑफ मैं अकबर साहब को भिजाऊंगा शिकागो को, आप उनसे बात कर लीजिए, यहाँ पे बुलाएंगे, उनसे कमिटमेंट ले लीजिए कि तालाब कट्टे में स्कूल खोलेंगे। बहुत शुक्रिया असद भाई। मगर तालाब टप्पा चबूतरा हो, कारवान असेंबली हल्के में आप कभी गोलकुंडा गए? गोलकुंडा में मैं अपने एमपी फंड से करीब 12 करोड़ की लागत से एक बच्चियों की कॉलेज की बिल्डिंग बनाया, मैं जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, उसमें लैब्स है, अभी भी 1 करोड़ दिया हूं। और वैसे ही गोलकुंडा में काम हो रहा है, और गोलकुंडा में माने वहाँ ज़मीन है, वो गोलकुंडा में पुलिस स्टेशन के सामने जो इलाका है, कालीशान इमारत बनी हुई है, और भी बनते जाएंगे। बिल्कुल सही है, टप्पा चबूतरा में बहुत ज़्यादा गरीबी है, टप्पा चबूतरा में ज़्यादा वहाँ पर स्कूल के नेटवर्क को मजबूत करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे, वहाँ पे एक ज़मीन भी है, मैं बोलता हूँ अकबर को इंशाअल्लाह, क्योंकि ये स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो है वो अकबर साहब अपने ट्रस्ट सालारे मिल्लत ट्रस्ट के ज़रिए वो बना रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अब तक अकबर बता रहे थे कि 15-16 हज़ार बच्चे फ्री में पढ़ते उसमें। तो अकबर साहब रॉयल आदमी है, तो बोलेंगे मामा 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 अभी हॉस्पिटल से निकल के आए मामा आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेट मैच हुआ तो फिर दूसरा जिंदाबाद बोलते हो। मेरे पास 2 सवाल है आपसे। तो पहला सवाल इधर, हाँ 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 बोलिए प्लीज प्लीज, यस सॉरी। तो पहला सवाल ये है कि आरएसएस की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये अमेरिका, कनाडा, यूके में बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। अभी कोई दिन पहले मैं अपने लोकल पार्क में था और आरएसएस की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उधर तक भी आ गई। तो बात ये है क्या जब इंडिया में है तो आप कैसे कॉम्बैट करेंगे आरएसएस के? तो हम लोग तो पहले आरएसएस से अगर आपको कॉम्बैट करना है तो आपको उनकी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किताबें पढ़ते। तो एक अब्दुल गफूर नूरानी साहब की किताब है आरएसएस, उसको ज़रूर पढ़िए आप। दूसरा है उनकी किताब है कि सावरकर एंड हिंदुत्व। तीसरी एक और किताब है, नाम याद नहीं आ रहा। ये किताबों में आरएसएस को एक्सपोज किया गया है कि हाँ, एक शम्सुल इस्लाम साहब की किताब है, शम्सुल इस्लाम साहब के बल्कि 2-3 किताबें हैं, वो ज़रूर पढ़िए आप। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आरएसएस वाले जो ओथ लेते, और सेकेंडली जो रोज़ वो लोग अपनी शाखा में दुआ करते,
उसमें क्या है? उसमें वो लोग कसम खाते कि हम हिंदू कल्चर, हिंदू नेशन को गालिब करेंगे। ये आरएसएस का ओथ है, उनकी दुआ है। वो शमसुल इस्लाम साहब की किताब है, 2 किताबें हैं उनकी, आप देखिए उसमें हैं। और भी आपके वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत से लोग, हाँ, सावरकर की द हिंदुत्व किताब पढ़िए, छोटी किताब है, पहले आप पढ़िए उन लोगों को, समझिए उन लोग क्या कर रहे हैं। मेरे को मालूम यहाँ पर HSS है, यहाँ पर वो आप देखना चाहिए लोगों को। हम तो कर रहे हैं उनको, आप देख रहे हैं, मगर ऐसा हो गया कि वो लोग बहुत पावरफुल है इंडिया में अभी, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद स्वयं सेवक थे और आरएसएस अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए अब जैसे हर थोड़े दिन को मोहन भागवत कुछ ना कुछ बोलते रहते। एक दिन बोले कि मुस्लिम महिला का ख़वातीन पे बोले, तो मैं उनसे पूछा, बोला कि भाई आप बिल्किस बानो को भी मिल लीजिए। तो ये इनका एक एजेंडा है, उस एजेंडे पर वो लोग काम कर रहे हैं और वो लोग 90 साल से मेहनत कर रहे हैं, 90 ईयर्स से। ये उनका आज मोमेंट है, तो इसीलिए वो देख रहे कि इस मोमेंट में वो लोग क्या क्या कर सकते, वो सब कर रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। तो आप लोग भी देखिए, पहले पढ़िए, समझिए उसको। और हम तो इंडिया में मुकाबला कर रहे हैं, अब तारीख लिखेंगी कि हम कितना अच्छा मुकाबला किया। तो ये लास्ट सवाल जो, ओके, गो अहेड, लास्ट सवाल। नहीं, पूछो 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 पूछो, अच्छा है, जल्दी पूछो। बात ये कि काफी लोगों को इससे एतराज होएगा, आपको भी शायद एतराज हो। नहीं होता मेरे को, बोलिए, मैं बेगैरत हूँ। आप पाकिस्तानी मुसलमान को भाई समझते हैं या नहीं समझते? देखिए, पाकिस्तान जब बना, हमारे बुजुर्गों ने उसकी मुखालिफत की थी। हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारा मानना ये था कि जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने जहाँ बानी और जाफशानी की है, और जिस सरजमीन पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों से इस मुल्क को ग़ुलामी की छुड़ाने की लड़ाई लड़ी है, हमने अपने इस मुल्क को माना है। अब जो लोग गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए वो नहीं गए। अब तीसरी बात यह है कि जो रज़ाकार थे वो चले गए, जो वफादार थे रह गए। तो अब उनको भाई मानना नहीं मानना, देखिए, हमारा मानना यह है कि भारत के अतराफ में जितने ममालिक हैं उन सब से हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर मुंबई में जो टेररिज्म का एक्ट हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अजमल कसाब, ये लोग सब आए, पाकिस्तान से आए। मैं खुद एक निज़ामाबाद की फैमिली को जानता हूँ, एक शादीशुदा बच्ची थी जिसको 5 या 6 दिन हुए थे शादी होके। वो लोग शादी के बाद मुंबई गए, उस बच्ची के हाथों की मेहंदी में नहीं उतरी थी, वीटी स्टेशन पर गोली लग के मर गई बच्ची वो। तो ये ज़रूरी है कि हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी हो और सब अच्छा हो। मगर आपको एक बैड न्यूज़ सुना रहा हूँ मैं अभी। पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनाई गई उसमें एक अंग्रेजी में मुरल बोलते हैं, MURAL, वो लगाया गया जिसमें अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया। उसमें पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। तो मैं बीजेपी वाले बोला, मुबारक भाई, जल्दी चलो। बोले क्या तमाशा है? आप लगा दिए अखंड भारत का। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बड़ी परेशानी होने वाली है कि आपने अपने पार्लियामेंट के अंदर उस नक्शे में सबको मिला लिया। तो अब बताइए आप, पाकिस्तान भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, बर्मा भी आ गया, अफगानिस्तान भी आ गया। मैं पूरा अखंड भारत का ख्वाब श्री नरेंद्र मोदी लगा दिए अंदर।
अब देखिए, अब आप लोगों को नहीं मालूम क्या, मैंने नहीं मालूम उस ममालिक में क्या होने वाला है, मगर हम तो क्लेम कर दिए हमारा है बोल के, क्लेम कर दिए विद कैपिटल C एंड तो क्लेम तो बहुत करते। देखिए, हम तो बोल रहे कि ले लो जाके आप अफगानिस्तान से शुरू करना चाहिए उनको। जो काम अंकल सैम नहीं करे, अंकल मोदी कर देंगे शायद, नहीं मालूम।